गुनसू ड्राइव करते हुए अपनी बहन से बात कर रहा था। इसकी बहन ने इसे जल्दी घर आने के लिए कहा था क्योंकि आज इनकी माँ का फ्यूनरल था। रास्ते में एक कुत्ता आ गया जिसकी वजह से गुनसू का ध्यान भटक गया और तभी एक आदमी इसकी कार से टकरा जाता है। इसने कार से उतरकर चेक किया तो बंदा मर चुका था। अनफॉर्चुनेटली इसके साथ तो सैलमन भाई की तरह कोई ड्राइवर भी नहीं था जिसपे एक्सीडेंट का इल्जाम डाल सके, इसलिए अब इसे खुद ही कुछ करना था। ये इसी उधेड़-बुन में था कि क्या किया जाए। इतने में ही इसकी बेटी मीना का फोन आ गया। मीना की उम्र लगभग 4 साल होती है। वो अपने डैडी से केक लाने के लिए कह रही होती है, पर मीना को क्या पता उसके डैडी की हालत केक खाने की नहीं बल्कि जहर खाने की हो रखी है। अभी हाल ही में गुनसू की माँ चल बसी और अब ये आदमी इसकी गाड़ी के नीचे आ गया। वक्त और हालात गुनसू की कह के ले रहे थे, तभी इसे एक पुलिस कार आती हुई दिखी। इसने तेजी में लाश को सड़क के किनारे खिसकाया। अब इसे लगा कि लाश को यहीं छोड़कर गया तो पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए इसने लाश को डिग्गी में डाल दिया। थोड़ी ही दूर चेकिंग चल रही थी। पुलिस ऑफिसर ने अल्कोहल कंजप्शन चेक करने के लिए इसे मशीन में फूंकने के लिए कहा। इसने बताया कि मैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का होमिसाइड डिटेक्टिव गुनसू हूँ। अपनी आइडेंटिटी बताते हुए इसने ये भी बताया कि आज मेरी माँ का फ्यूनरल है, इसलिए मैंने थोड़ी सी पी ली है। दरअसल गुनसू की कार आगे से डैमेज थी। उसे डर था कि कहीं ऑफिसर ये नोटिस न कर ले, और उसका डर हकीकत में बदल गया। उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहा गया। उसने उनके सीनियर ऑफिसर से बात की और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराने के लिए अपना नंबर भी दिया। तभी एक पुलिस वाला उसकी कार की तलाशी लेने लगा। जैसे ही वो डिग्गी खोलने वाला था, गुनसू उस पर भड़क गया, ये कहते हुए कि तुम मेरी कार को हाथ कैसे लगा सकते हो, मैं भी पुलिस वाला हूँ। उन सबके बीच हाथापाई होने लगी और तभी हेडक्वार्टर से उसकी आईडी वेरीफाई हो जाती है। अब गुनसू ने सबसे चुन चुन के बदला लिया। देख रहे हो बंदे का कॉन्फिडेंस। डिग्गी में लाश पड़ी है और ये पुलिस वालों को चाटे मार रहा है। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में रिश्वतखोरों की जांच चल रही थी। ये तीनों पुलिस वाले गुनसू के कलीग हैं और इनका चीफ भी यहाँ पर मौजूद है। इन 5 पर भ्रष्टाचार करने का आरोप था। इन सबके रिश्वत के पैसे सीज कर लिए गए और अब इन पर कानूनी कार्रवाई होने की भी संभावना थी। गुनसू फाइनली अपने घर पहुंच गया। घड़ी में तो शाम के 8 बजे थे, लेकिन गुनसू के चेहरे पर 12। अब वक्त आ चुका था माँ को अलविदा कहने का, इसलिए उन्हें ताबूत में रखा जा रहा था। गुनसू के दिमाग में एक आइडिया आया। वो गौर से वेंटिलेशन पाइप्स को देखने लगा। इसके बाद वो मार्केट से कुछ बैलून्स लेकर आता है और मोर्चुरी के मैनेजर को रिश्वत देकर थोड़ी देर माँ के साथ वक्त बिताने की परमिशन ले लेता है। पहले तो उसने बड़ी चालाकी से सीसीटीवी कैमरास को ढक दिया। इसके बाद उसने रिमोट की मदद से वेंटिलेशन पाइप के अंदर से सोल्जर वाला खिलौना अपनी तरफ खींचा। उस खिलौने के साथ एक लंबी रस्सी बंधी हुई थी जो लाश को खींचने के लिए बांधी गई थी। गुनसू का प्लान था कि इस लाश को माँ की लाश के साथ दफना दूंगा। वेंटिलेशन पाइप के अंदर काफी शोर के चलते वहां के स्टाफ को भनक लग गई कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया। अब डायरेक्टर उस रूम की तरफ बढ़ रहा था जहां पर गुनसू अपनी माँ के ताबूत में लाश छुपा रहा था। अब सब कुछ सही था कि तभी म्यूजिक बजने लगा। ये आवाज और कहीं से नहीं बल्कि ताबूत में से ही आ रही थी। दरअसल लाश की जेब में फोन रखा हुआ था जो अचानक बजने लगा। अब तो दोबारा ताबूत खोलने का भी समय नहीं बचा था। किसी भी वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी बुरी सी शक्ल लेकर वहां आने ही वाला था। गुनसू ने अपनी माँ से कहा कि माँ आज बचा लो बस। डायरेक्टर आ गया, लेकिन उसे गुनसू के कारनामों की भनक तक नहीं लगी। उल्टा वो तो सोच रहा था कि ये कितना अच्छा बेटा है जो अपनी माँ के जाने के बाद भी उनके साथ वक्त बिताना चाहता है। माँ को सभी रीति रिवाजों के तहत कब्र में दफना दिया गया। उनका ताबूत उठाने वाले लोग कह रहे थे कि ताबूत इतना भारी क्यों है। ये सुनकर गुनसू की हवाइयाँ उड़ रही थी। खैर माँ का क्रियाक्रम सही ढंग से हो गया। अब गुनसू के लिए डरने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ठीक करना बाकी था। उसने कार में बैठे हुए बर्गर मुंह में दबाया और फुल स्पीड में अपनी कार को पुलिस कार में घुसा दिया। दोनों पुलिस वाले हैरानी से गुनसू की तरफ देखने लगे। गुनसू ने अपनी आईडी दिखाते हुए गुस्से से कहा कि ये भी भला कोई जगह है गाड़ी खड़ी करने की। मुझे राइट लेना था, लेकिन तुम्हारी गलत पार्किंग की वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया। इस एक्सीडेंट की आड़ में उसने अपनी कार रिपेयर करा ली और अपने पुराने एक्सीडेंट को छिपा लिया। हेडक्वार्टर्स में किसी नए विस्फोटक का परीक्षण हो रहा था। गुनसू और उसके साथी बिल्डिंग की खिड़की से ही ये नज़ारा देख रहे होते हैं।
वे सभी मजाक कर रहे थे। छोटे से पटाखे के लिए इतनी बड़ी बारात बुलाने की क्या जरूरत थी। वो लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बेचारे चीफ की नई गाड़ी का सत्यानाश हो गया। अगले दिन इन सभी को एक खूनी की लोकेशन का पता चलता है। ये खूनी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसका खून गुनसू के हाथों हुआ था। गुनसू के साथी इस आदमी को पकड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें प्रमोशन का लालच था। मगर दूसरी तरफ गुनसू शांत बैठा था क्योंकि वो जानता था कि ये सब कोशिश बेकार है। जिसे हम ढूंढने जा रहे हैं उसे तो मैं पहले ही अपनी माँ के साथ दफना चुका हूँ। ये सभी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए। इन्हें उस आदमी का आईडी मिल गया जिससे ये बात साफ हो गई कि खूनी इसी जगह रहता था। गुनसू के साथी ने अंदाजा लगाया कि शायद उस खूनी को हमारे आने की भनक लग गई, इसलिए वो यहाँ से फरार हो गया। गुनसू ने सड़क पर वही कुत्ता देखा जो उस रात उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। अब उसने ध्यान दिया कि ये वही जगह है जहाँ फ्यूनरल वाली रात उसका एक्सीडेंट हुआ था। गुनसू सड़क पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक पुलिस वाला आ गया। उस पुलिस वाले ने बताया कि यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसी की तहकीकात कर रहा हूँ। गुनसू ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए पूछा कि रिपोर्ट किसने की है ऑफिसर। उसने बताया कि रिपोर्ट एक पब्लिक फोन से की गई है और गवाह ने यह भी बताया कि लाश को गाड़ी के ट्रंक में डाल के ले जाया गया था। ये सुनकर गुनसू की हवाइयाँ उड़ गई। उसके साथी भी वहां गए जिनमें से एक इस पुलिस वाले को जानता था। पुलिस वाले ने सभी को हिट एंड रन केस के बारे में बताया। उन्होंने जब केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछा तो पुलिस वाले ने कहा कि मुझे ये सीसीटीवी चेक करना पड़ेगा। ऊपर लगा सीसीटीवी देखकर गुनसू के चेहरे पर 12 बज गए। गुनसू ने काफी कोशिश करी कि वो सीसीटीवी की जांच का जिम्मा अपने ऊपर ले सके, लेकिन चीफ ने ये काम चोई को सौंप दिया। गुनसू बिना बताए कुछ खाने का सामान लेकर कंट्रोल रूम में आ धमका। उसने पुलिस वाले से हिट एंड रन केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछा, पर अभी तक पुलिस वाले के हाथ कुछ नहीं लगा था। तभी चोई ने उसे वीडियो रिवाइंड करने के लिए कहा। उसने वीडियो में देखा कि एक कार की ब्रेक लाइट फुटेज के एंड में जल रही थी, जिससे उसे ये पता चला कि इसने अचानक ब्रेक लगाए होंगे और ऐसा करने की वजह रही होगी एक्सीडेंट। चोई ने ये तक नोटिस कर लिया कि कुत्ता भी उस दिशा में देख रहा है, मतलब वहां पर जरूर कुछ हुआ था। ये सब सुनकर गुनसू का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कार का नंबर पढ़ने की कोशिश की, पर वीडियो क्वालिटी खराब होने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। अगले दिन गुनसू को एक कॉल आया। ये कॉलर एक मुजरिम के बारे में बताना चाहता था जो एक आदमी को मारकर उसकी लाश को अपनी कार में ले गया। ये सब सुनकर गुनसू पूरी तरीके से होपलेस हो चुका था। उसने प्रैंक कॉल बोलकर फोन रख दिया, मगर ये कॉलर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो बार बार फोन लगाता रहा। गुनसू ने उससे बाहर जाकर बात की। कॉलर ने उससे कहा कि अपनी गाड़ी को सही कराने का बहुत अच्छा तरीका निकाला तुमने। कॉलर की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे गुनसू के सभी राज मालूम है। एक पब्लिक बूथ पर उसे एक आदमी दिखा, वो उसका पीछा करता है। गुनसू किसी भी हालत में उस आदमी तक पहुंचना चाहता था। ट्रैफिक की वजह से उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस अनजान आदमी ने टैक्सी वाले को अच्छे पैसे दिए ग्रीन लाइट पर गाड़ी को रोके रखने के लिए। जब गुनसू उसे पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा, तभी उसने टैक्सी वाले को भगाने के लिए कहा। गुनसू के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद उस अनजान आदमी को दिखाते हैं जो असल में एक पुलिस ऑफिसर होता है, और ऐसा वैसा पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर पार्क, जिसने गुनसू और उसके साथियों को करप्शन चार्जेस से बचाया था। उसने गुनसू को कई दफा कॉल्स किए, पर जवाब न मिलने पर वो सीधा पुलिस स्टेशन में आ धमका और उसने गुनसू को चड्डी बलियान की तरह धो डाला। उसको अच्छे से निचोड़ने के बाद पार्क ने एक्टिंग करते हुए कहा कि मुझे लगा कि तुम वो आदमी हो जिसने मुझे लूटा था। चीफ ने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि इन्होंने ही हम सबको करप्शन चार्जेस से बचाया था। गुनसू शैतान पुलिस वाले का सामना बाथरूम में जाकर करता है। उसने गुस्से से पूछा कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। पार्क ने शांत रहते हुए कहा कि मुझे ली चाहिए। ली वही आदमी है जो एक्सीडेंट में मारा गया था। गुनसू ने ली को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे पार्क चिढ़ गया। गुनसू ने उस पर पीछे से जोरदार हमला किया और फिर अपना हिसाब बराबर करने के लिए 2-4 मुक्के भी चलाए। पार्क एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे कितना ही दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में गेम पलट गया। गुनसू की गर्दन इस मोटे ऑफिसर के हाथ में थी। आखिर में हारकर हार मान ली और ली को लाने के लिए हामी भर दी। शाम होते ही वो उस टाउन में पहुंच गया जहां उसकी मां को दफनाया गया था। उसने गड्ढा खोदकर ली की लाश को बाहर निकाला।
थोड़ी जांच पड़ताल करने पर उसे ली की बॉडी में गोली लगने का घाव दिखा। गुनसू समझ गया कि शायद इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। वो ली का सेलफोन लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर ली रहता था। गुनसू के मन में ली को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, जैसे कि उसे गोली किसने मारी और पार्क को आखिर उसकी बॉडी क्यों चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में गुनसू यहाँ पर आया था। उसने ली का फोन एक्टिवेट किया, तभी उस पर एक कॉल आया। कॉलर कह रहा था, क्या तुम पार्क से बच गए? ली की तरफ से कोई जवाब ना आने की वजह से कॉलर समझ गया कि फोन किसी और के हाथ में है। गुनसू ने अपने बंदे से इस कॉलर की लोकेशन ट्रैक कराई। हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर चोई को गुनसू पर शक हो रहा था। यहाँ गुनसू को देखकर वो अननोन कॉलर 9211 हो गया। गुनसू ने काफ़ी देर तक उसका पीछा किया और आखिर में उसे हिरासत में ले लिया। उसने इस कॉलर को ऐसे टॉर्चर किया कि इस बंदे ने सब कुछ बक दिया। उसने गुनसू को बताया कि ली ने पार्क की चाबी चुरा ली थी, जिस वजह से पार्क उसके पीछे पड़ा था। जब गुनसू ने सब कुछ डिटेल में पूछा तब उसने बताया कि पार्क पहले कस्टम्स में था, जहां उसने टन्स ऑफ ड्रग्स जब्त किया। उसने उन ड्रग्स की मदद से अपने बार और क्लब्स खड़े किए, जहां लोग एक बार आ गए तो ड्रग्स के आदी हो जाते थे और फिर कभी उस नशे की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते थे। एक बड़ी पार्टी के साथ पार्क की डील थी। उस डील के होने से पहले ही ली ने उसकी चाबी चुरा ली। उसने गुनसू को ये भी बताया कि ली अपनी ज़रूरी चीज़ें अपने शरीर में छुपा कर रखता था। गुनसू को थोड़ी मेहनत करने के बाद वो चाबी मिल गई। तभी उसका पीछा करते हुए इंस्पेक्टर चोई वहाँ पर आ धमका। गुनसू के हाथ में छुरा था और उसके बगल में एक लाश पड़ी थी। चोई ने बिना उसकी बात सुने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुनसू ने कार में उसे सारी बात बताई। सब कुछ जान लेने के बाद चोई ने उसे आज़ाद करना ही ठीक समझा। गुनसू ने उसे पार्क के बारे में बताना शुरू किया कि तभी पार्क का फ़ोन आ गया। उसने गुनसू को इंस्ट्रक्शंस दिए कि कार से बाहर निकलो, अगर अपने साथी चोई पर बोझ नहीं बनना चाहते तो। उसने गुनसू को 5 कदम और आगे आने के लिए कहा। गुनसू अब अपने होश में नहीं था। उसने गुस्से में कहा कि मैं पुलिस को सब बता दूंगा, तू जिंदा नहीं बचेगा कमीने। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी फोन पर गुनसू की बहन की आवाज़ आई। पार्क इस वक्त उसके घर पर था। गुनसू ऑलरेडी देख चुका था कि पार्क किस हद तक जा सकता है, इसलिए उसने पार्क के कहे अनुसार बॉडी को 6 बजे तक ले जाना ही ठीक समझा। सबसे पहले गुनसू अपने घर आया और अपनी फैमिली के लिए एक होटल बुक करके उन्हें वहां भेज दिया। उसके बाद वो एक सुनसान जगह पर लाश को लेकर पहुंच गया। उसने लाश को पार्क की गाड़ी में रख दिया। गुनसू ने कहा कि तुम्हारा काम हो गया है। पार्क ने कहा कि तुम्हें कुछ रसीद वगैरह चाहिए क्या? ये सुनकर गुनसू अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसने वो बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया जो उसने ली की बॉडी में फिट किया था। वही छोटा सा बॉम्ब जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये बॉम्ब शुरू होने के 1.5 मिनट बाद ब्लास्ट होता है। तभी पार्क ने पीछे से गोली चला दी। उसका इरादा गुनसू को जिंदा छोड़ने का नहीं लग रहा था। गुनसू ने डरते डरते कहा कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो एक टाइम ईमेल पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाएगा, जिसके अंदर तुम्हारे सारे गैर कानूनी काम के सबूत है और तुमने जो मर्डर्स किए हैं उनका ब्यौरा भी है उस मेल के अंदर। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो मुझे मार डालो। ये सब सुनकर पार्क ने उसे जिंदा छोड़ना ही ठीक समझा। गुनसू किसी भी कीमत पर पार्क की गाड़ी से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो गाड़ी अब किसी भी वक्त फटने वाली थी। लेकिन आज गुनसू पर शनिचर भारी था। पार्क दूसरी तरफ न जाकर उसी के पास आने लगा। उसने गुनसू को लिफ्ट ऑफर की। अब कुछ ही सेकंड्स बची थी धमाका होने में। गुनसू ने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये सुनकर पार्क ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। जोरदार धमाका हुआ। गुनसू ने अपनी गन लोड करने के लिए ज़मीन पर पड़ी हुई गोलियां इकट्ठी की और तेज़ी से पार्क की ओर बढ़ा, लेकिन वो काफ़ी देर तक पानी से बाहर नहीं आया, जिस वजह से गुनसू को लगा कि वो मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से चलता बना। घर आने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और अपनी फैमिली के पास जाने की तैयारी करने लगा कि तभी इंस्पेक्टर पार्क वहाँ पर आ गया। घर में घुसते ही वो सबसे पहले बाथरूम में गया। आराम से फ्रेश होने के बाद उसने गुनसू की धुलाई करनी शुरू की। पार्क ने मार मार कर गुनसू का भूत बना दिया था। जब उसे मारने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने पूरा का पूरा बुक शेल्फ ही गुनसू पर गिरा दिया। बुक शेल्फ के अंदर गुनसू की पिस्टल रखी हुई थी, लेकिन इससे पहले वो उसे ले पाता पार्क ने उसे खींच लिया। गुनसू ने कमरे में घुसकर खुद को लॉक कर लिया। पार्क ने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ अंदर डाला तो गुनसू ने उसका हाथ टाई से बांधकर उसे एक तरीके से बंदी बना लिया
और फिर बड़ी सावधानी से खिड़की के बाहर से होते हुए लिविंग हॉल में जा पहुंचा। गुनसू का प्लान था बंदूक निकालकर पार्क का खात्मा करना, लेकिन ये सब होने से पहले ही पार्क ने खुद को आज़ाद कर लिया। अब दोनों आमने सामने थे। गुनसू ने इस बार पहले हमला करते हुए जोरदार टक्कर मारी, जिससे पार्क का सर बुरी तरह से जख्मी हो गया। दोनों के बीच अब शावर में लड़ाई होने लगी। लड़ाई के दौरान पार्क के चेहरे पर गर्म पानी गिर गया, जिस वजह से उसका जख्म बुरी तरह से जलने लगा। अब दोनों लिविंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। अब पार्क ने भी बुक शेल्फ के नीचे पड़ी हुई गन देख ली। दोनों ही गन लेने के लिए पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गन एक कील के अंदर अटकी हुई थी। पार्क गुनसू से आगे था। जैसे ही उसने गन को अपनी तरफ खींचा, कील की वजह से ट्रिगर दब गया और इंस्पेक्टर पार्क की मौके पर ही मौत हो गई। जिंदगी में पहली बार पीछे रहने की वजह से गुनसू को फायदा हुआ था। खैर, इस सब के बाद गुनसू ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट शुरू करने का प्लान बनाया। मूवी के आखिर में गुनसू को दिखाते हैं, जिसने अपना हुलिया छपरी जैसा बना रखा था। वो गैंगस्टर्स के बैंक में गया, जहाँ पर गैंगस्टर्स के पैसे को सुरक्षित रखा जाता था। उसने ली से मिली हुई चाबी दिखाई और कहा कि मुझे पूरा विदड्रॉ करना है। वे उसे लॉकर में ले गए। जैसे ही गुनसू ने लाइट जलाकर देखा खैर, इस मूवी का नाम था अ हार्ड डे, लेकिन आखिरी सीन को देखकर हम कह सकते हैं कि इस मूवी का नाम होना चाहिए अ इजी लाइफ।